आपको सादर प्रणाम। हिंदी दिवस अभी आपने मनाया और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे तर्कों के साथ में, अच्छी वस्तु निष्ठता के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। मुझे लगा कि मैं भी अपनी ओर से कुछ दो चार बिंदु, शब्द, जितनी मेरी समझ है उस आधार पर रखूं। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि भारत में हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा को भाषा के रूप में नहीं देखा है। वैसे ही हमने हिंदी भाषा को भी भाषा के रूप में नहीं देखा है। हम इन दोनों को संवाद संप्रेषण की भाषा के तौर पर नहीं देखते हैं, छोटे बड़े के आधार पर देखते हैं, कमतर उच्चतर के आधार पर देखते हैं, सभ्य असभ्य के आधार पर देखते हैं, श्रेष्ठ होना या हेय होना, हीन होना के आधार पर देखते हैं। जबकि यह दोनों ही केवल भाषाएं हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और दूसरा, मैंने यह भी महसूस किया है कि भारत में हम और आप यह मानकर चलते हैं कि कुछ आता हो या ना आता हो, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ना लिखना भले ही ना आता हो, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। भारत में वास्तव में अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, हमें आपको लगता है कितने अंग्रेजी भाषा में पकड़ रखते हैं, लेकिन वो केवल बोलना जानते हैं। उनकी हालत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि जो बिना साक्षर लोग हिंदी या अपनी जो भी उनकी स्थानीय भाषा होती है वो बोल तो लेते हैं, लेकिन पढ़ और लिख नहीं सकते, या काम चलाऊ तरीके से पढ़ व लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषी लोगों में से बहुत अधिक लोगों की संख्या, इस प्रकार के भी लोगों की संख्या है। हम और आप ये भी मानते हैं कि अंग्रेजी योग्यता का मानदंड है, अंग्रेजी विद्वता का मानदंड है। साथ ही हम और आप यह भी मानते हैं कि हिंदी अयोग्यता का मानदंड है, हिंदी असभ्यता का मानदंड है। देखिए, यदि कोई अंग्रेजी जानता है, बहुत अच्छी बात है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना, इसमें कुछ खराब नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है, हिंदी जानता है, वो दोयम है, कमतर है, अछूत है, यह गलत है। और हमारे समाज में यह भावना भी है। आप किसी व्यक्ति से मिलें, किसी बड़ी कंपनी में जाएं या छोटी कंपनी पर जाएं, या पढ़े लिखे लोगों के बीच पर जाएं, या जो नौकरशाही है
उससे मिलें आप। अधिकतर लोग ये जान रहे होते हैं कि सामने वाला हिंदी जानता है, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जरूर करते हैं। अभी उनसे यह कह दिया जाए कि आप 10 पेज का, 20 पेज का, 5 पेज का किसी भी विषय पर एक अच्छा सा कसा हुआ निबंध लिख दीजिए अंग्रेजी पर, वो ऐसा निबंध जो उन्होंने कहीं पर याद नहीं किया हो, रटा नहीं हो अपनी सोच से, अपनी विचार से, तो इन लोगों में से अधिकतर लोग अपने मन में सोची हुई बात, अपने अंदर की जो विचार प्रवाह है, उसका अंग्रेजी में व्यवस्थित तरीके से लेखन नहीं कर पाएंगे। कुछ होंगे, इनमें से उन लोगों को भी जोड़ लें आप जो नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को भी आप जोड़ लें जो बचपन से अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल में पढ़ते आए हैं। इनमें उन लोगों को भी जोड़ लें जो अंग्रेजी भाषा से भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न विश्वविद्यालयों में जिन्होंने अंग्रेजी से स्नातक और परास्नातक किया हुआ है, उन सबको जोड़ लीजिए आप। और भाषा को भाषा ही रहने देना चाहिए। इससे श्रेष्ठताहीनता जैसी सामंती मानसिकता का कचड़ा इस पर नहीं डालना चाहिए। मैं अपनी बात करता हूं। विद्यालय में जाते हुए अंग्रेजी में अच्छे नंबर आते थे। वो छोटी कक्षाएं हों या बड़ी कक्षाएं हों, अंग्रेजी में नंबर हमेशा अच्छे आते रहे। व्याकरण पर ध्यान रहा, लेकिन चूंकि घर में कहीं पर भी ऐसा माहौल नहीं था कि अंग्रेजी फर्राटे से बोलनी आए, आज तक नहीं आती है। लेकिन मैं बहुत अधिक दुनिया भर के जो लोग हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति जो पूरा जीवन जिसका अंग्रेजी में ही गुजरा है, उसका पूरा वातावरण अंग्रेजी का रहा है, बेढंगे तरीके से जबरदस्ती गढ़ा गया वातावरण नहीं, सहज रूप से, जैसे मेरे पुत्र का जो वातावरण है वो सहज रूप से अंग्रेजी का है। मुझे गढ़ना नहीं पड़ रहा है कि मैं अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को या अपने मित्रों को फोर्स करूं कि नहीं आप मेरे बच्चे से अंग्रेजी में ही बात करें। नहीं, सहज रूप। मुझे आज तक कभी भी कोई समस्या नहीं आई, जबकि मैं पिछले 15 सालों से, और अधिक हो गया होगा, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उनकी जो बहुत नामचीन जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हम और आप सपने देखते हैं कि हम एक दिन के लिए ही सही किसी कोर्स में पढ़ने के लिए अवसर पा जाएं, उनके पढ़े हुए लोग, उनके प्रोफेसर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इन सब लोगों के साथ मेरा लंबे लंबे तरीके से लिखा पढ़ी वाला, बड़ी बड़ी सामाजिक मुद्दों पर, अनेक अन्य मुद्दों पर चर्चाएं होना, यह सारा कुछ पिछले 15 वर्षों से जिस अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का मैं संस्थापक हूं, संपादक हूं, उसके माध्यम से लगातार हो रहा है। हमारी इसकी
जो जर्नल है, इसके जो सलाहकार मंडल है या जो मंडल है, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार रह चुके लोग, रूस के राष्ट्रपति के सलाहकार रह चुके लोग, इस तरह के लोग भी हैं इसमें। और नामचीन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की तो कोई गिनती ही नहीं है कितने हैं वो। और उन लोगों के साथ में मेरी जमाने से, एक लंबे अरसे से बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं। कभी भी आज तक एक पल के लिए भी अंग्रेजी समस्या नहीं हुई, जबकि मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि मैं अंग्रेजी बोलने में मैं अपने आप को बहुत 30 मार्खा नहीं मानता हूं भी नहीं। मैंने एक चीज और भी देखी है। अब मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की बात बताता हूं। मेरी पत्नी और मेरी मुलाकात कहीं किसी जन्नत में नहीं हुई थी, या कहीं अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी में नहीं हुई थी। भारत के एक निहायत पिछड़े, अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी, जहां पर हम दोनों पानी के काम करने के लिए एक स्वीडन सरकार की ओर से के आर्थिक सहयोग से और बाकी और भी आर्थिक सहयोग से एक जल विद्यापीठ, जिसे अंग्रेजी में विद्यापीठ को यूनिवर्सिटी कहते हैं, की स्थापना की जा रही थी। उसमें देश भर से काफी लोग जुड़े हुए थे और देश के अनेक राज्यों से काफी बच्चे, छात्र, किशोर छात्र और युवा छात्र वहां पे गए थे। 35-40 छात्र पढ़ रहे थे उसमें। तो उसमें मैं एक शिक्षक के तौर पर, मेरी पत्नी, उस समय मेरी पत्नी नहीं थी, वो एक शिक्षक के तौर पर, फ्रांस से एक साहब शिक्षक के तौर पर, इस तरह काफी लोग का जमावड़ा वहां पर हुआ था। वहीं पर मेरी पत्नी की पहली मुलाकात हुई थी। और जो बच्चे वहां आए थे, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, मतलब पूरे देश के विभिन्न राज्यों से छात्र आए हुए थे। कोई 1 वर्ष के प्रोग्राम के लिए, कोई 2 वर्ष के प्रोग्राम के लिए, कोई 3 वर्ष के प्रोग्राम के लिए, कोई 4 वर्ष के प्रोग्राम के लिए। कई स्तर के प्रोग्राम्स थे वहां पर। उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे अंग्रेजी ढंग से आती हो, हिंदी ढंग से आती हो। ऐसे भी कई लोग थे जिनको हिंदी भी ढंग की नहीं आती थी। सब अलग अलग परिवेश से निकले हुए बच्चे थे। अधिकतर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे थे, या मिडिल क्लास के बच्चे मान सकते हैं। बहुत, और उन सब की पढ़ाई किन्हीं बहुत अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नहीं हुई थी, सामान्य स्कूलों में हुई थी। इसके बावजूद जो फ्रांस के जनाब थे, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते थे। मेरी पत्नी थी, ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखती थी। और मैं भी इन सभी विभिन्न भाषाओं के बच्चों के साथ में संवाद कर लिया करता था। कभी कोई चीज बाधा नहीं बनी। व्यक्ति संवाद कर लेता है, भाषा संवाद का माध्यम होती है। भाषा अड़ंगा नहीं होती है। मेरी पत्नी के पिता दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं। वहां के जो गोल्ड मेडलिस्ट लोग होते हैं उनमें से हैं। और अभी कुछ वर्ष पहले हार्वर्ड ने उनको पिछले 1 शताब्दी में हार्वर्ड से निकले उन लोगों में चयनित किया जिन लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले काम किए हैं। हमारे बड़े वाले जो साले साहब हैं, वो दुनिया के कई अलग अलग देशों से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट कर रखा है।
सिडनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बड़े पद पर काम करते हैं, काफ़ी बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। हमारी सासू माता वो अंग्रेजी जानती हैं, एक कंपनी की मालकिन हैं। हमारे ससुर साहब भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के संस्थापक रहे हैं। हमारी दोनों सालियां, छोटे वाले साले साहब और मौसी सास, मौसा ससुर, जो भी पूरा एक जो परिवार होता है, जो नज़दीकी और रिश्तेदारी होती है, उनमें से कोई जापान से है। हमारी 2 सरहज जापान से हैं, हमारे 2 साढ़ू फ्रांस से हैं। अलग अलग देशों के एक कुछ पता नहीं चचेरी वगैरह कोई साली साहिबा हैं, उनके जो पति हैं वो अमेरिका के जो काले लोग होते हैं वो हैं। तो ऐसे ही अलग अलग देशों के अलग अलग भाषा के लोगों का जोड़ है। आज तक कभी भी पिछले 16 वर्षों में मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि अंग्रेजी मुझे बहुत फर्राटे से अगर बोलना नहीं आता है तो कोई तकलीफ वाली बात है। जबकि ऐसे परिवार में रहता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, भयंकर रूप से विद्वान लोग हैं। जो पत्नी के जो सगे नाना थे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, ऑस्ट्रेलिया में रहे। उनके नाम से यहाँ की सरकार वैज्ञानिकी पुरस्कार चलाती है, उनके जिंदा रहते ही शुरू कर चुकी थी, अभी भी चलाती है। उन्होंने कई खोजें भी की। ओलंपिक्स खेल में चौथे स्थान पर आए। जो सेकंड के भी जो हिस्से होते हैं उससे चूक गए थे, वरना उनको कांस्य पदक मिल जाता। तो ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी कभी अंग्रेजी मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, कभी लगा ही नहीं कि अंग्रेजी के लिए कुछ करना चाहिए। और तो और यहां पर कहीं भी निकल जाइए, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने आपको किसी प्रकार की जो सेवा होती है, जो सरकार की ओर से आपको प्राप्त होती है, वो यदि आपको प्राप्त करना हो और आपको यदि अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, तो सरकार ने अनुवादक रख छोड़े हुए हैं, जिनका काम है कि वो सरकार की योजनाओं को आपकी भाषा में अनुवाद करके आपको बताएं और उन सुविधाओं को, सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी अगर भाषा कहीं अड़ंगा बनती है तो ये काम है उनका कि वो उस अड़ंगे को दूर करें और आपको अनुवाद करें। आपसे पूछा जाता है, आप अंग्रेजी समझ सकते हैं? आप कहते हैं हाँ तो ठीक है, आप कहते हैं नहीं तो तुरंत अनुवाद वाली व्यवस्था की जाती है। दूसरा, दुनिया में किसी भी बड़ी कंपनी में आप काम करना जाएं, कहीं पर भी जाएं, आपकी योग्यता महत्वपूर्ण होगी, कॉमन सेंस लगाइए, या अंग्रेजी भाषा बोल लेते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है जो फ्रांस की है, तो वहां तो भाई अंग्रेजी चलती नहीं है, वहां तो फ्रेंच चलती है। ऐसे ही कोई कंपनी नीदरलैंड की है, कोई कंपनी जर्मनी की है, कोई कंपनी किसी नॉर्डिक यूरोपियन कंट्रीज या किसी और की है, कोई कंपनी रूस की है, कोई कंपनी चीन की है, कोई कंपनी कोरिया की है। तो वो क्या देखते हैं, आपको अंग्रेजी आती है, इस आधार पर आपको नौकरी देते हैं। तो फिर जितने भी तकनीकी संस्थान हैं, जितने भी ये अभियांत्रिकी डिग्री प्राप्त किए हुए लोग हैं, इनका कोई मतलब होना नहीं चाहिए।
बस वो अंग्रेजी बोल लें, बस कहना आओ भैया आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, आइए आइए आप सीईओ बन जाते हैं। आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, चलिए आप टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड बना दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई एक वैज्ञानिक है, वो किसी यूनिवर्सिटी में आवेदन करता है तो वहां पर क्या देखेगा? अगर सिडनी यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोफेसर होने के लिए आवेदन करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी क्या देखेगी? दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आती है, वो क्या देखेगी कि आपको अंग्रेजी भाषा आती है, या वो देखेगी कि जिस विषय प्रोफेसर होना चाहते हैं उस पर कितनी आपको कंट्रोल है, कितना नियंत्रण है, कितना योग्य है उस विषय पर? क्या देखेगी? वो योग्यता देखेगी। अंग्रेजी आती है नहीं आती वो कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि जिस विषय पर आप हैं उस विषय पर आप योग्य हैं वो मायने रखता है। भाषा तो समाधानित कर ली जाएगी। अब बताता हूं अंग्रेजी महत्वपूर्ण किन लोगों के लिए है। अंग्रेजी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके अंदर कोई और खास योग्यता नहीं है। जो साधारण स्तर के लोग हैं योग्यता के मामले पर, जिनके अंदर कोई योग्यता नहीं है या कम योग्यता है, या जिनके अंदर वास्तविक कोई आत्मविश्वास नहीं है, तो वो अंग्रेजी के आधार पर अपने भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। अंग्रेजी के आधार पर अपनी उस कमी को कम करने का या अंतर पूरा करने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है, क्योंकि भारतीय समाज में, हमारे आपके समाज में अंग्रेजी को विशेष स्थान प्राप्त करवा दिया गया है। अब जो भी कहा जाए इसका, वो सत्ता या शक्ति या इन सब पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए हो, या हमारे अंदर जो एक फीलिंग है कि मतलब जो हम लोगों के अंदर फीलिंग रहती है, जो जाति व्यवस्था के कारण आई है कि कोई हमसे कमतर है, कोई हमसे ऊपर है। ये जो कमतर ऊपर वाली जो फीलिंग है, जो हमारे दिलो दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है, उसके कारण से हमको लगता है कि अंग्रेजी बहुत महान भाषा है, हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। और ऐसा भारत में अंग्रेजी जरूरी भी है। इसका जरूरी है कि आप किसी सरकारी ऑफिस जाएं, किसी कंपनी जाएं, कहीं पर भी जाएं, अगर आप अंग्रेजी अगर बोलते हैं तो फिर आपको विशेष सम्मान प्राप्त होता है, आपको विशेष योग्य माना जाता है। ये जो ढोंग है हमारा, ये ढकोसला है हमारा, ये बड़ा नुकसानदेह है। हम अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं। अंग्रेजी केवल एक भाषा है। जैसे भारत में कोई आईआईटी पहुंच जाए, कोई आईआईएम में पहुंच जाए, कोई जेएनयू पहुंच जाए, तो जैसे इन लोग जैसे एक तरह से ये लोग नशे में हो जाते हैं। किसी से कोई बात कीजिए तो वो जरूर बताएगा, मतलब जरूरत नहीं भी है तो ही बताएगा आपको कि मैं आईआईटी का हूं, मैं आईआईएम का हूं, मैं जेएनयू का हूं, मैं फलाने का हूं, मैं चिल्ना का हूं, मैं टीआईएसएस का हूं, मैं यहां का हूं, मैं वहां का हूं। अरे भाई, कहीं के भी हो आप, जो काम आपका है, जो विषय आपका है, उसमें कंट्रोल कितना है, नियंत्रण कितना है, योग्यता कितनी है, वो मायने रखता है। और ये कोई भी हासिल कर सकता है। ये संस्थान आपको घुट्टी नहीं पिलाते हैं, कोई भी हासिल कर सकता है। दुनिया में जो बड़े बड़े जिन चीजों को याद करके हम और आप डिग्री लेते हैं इंजीनियरिंग की या मेडिकल साइंस की, उन चीजों की खोजें किसी इंजीनियर डॉक्टर नहीं करी हैं। बहुत तो ऐसी खोजें हैं जो जिन लोगों को स्कूल से भगा दिया गया था उन लोगों ने करी हैं। तो योग्यता अलग चीज है। योग्यता का जो मानदंड है वो किस संस्थान से आए, ये भी एक तरह से सामंती सोच है जो हमारे आपके ही देश में पाई जाती है, या हमारे आपकी देश के, हमारे आपके जो लोग हैं उनकी मानसिकता वाले जो देश हैं, जो समाज और भी हैं, उनमें पाई जाती है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती है। एक बार आप भारत देश से बाहर निकलिए, किसी विकसित देश पहुंचिए, आपको एहसास हो जाता है। देखिए, आप अपने समाज में, अपने भारतीय समाज में लोगों के सामने अपने आप का महिमा मंडन करने के लिए भले ही जो फरेब रचें, भले ही अपने जैसे और 10, 20, 50, 100 लोगों को मिला करके जो ढोंग रचें, यथार्थ यही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी के हैं,
आईआईएम के हैं, जेएनयू के हैं, टीआईएसएस के हैं, कहाँ के हैं, आईआईएससी के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भारत देश के एक निहायती सड़ियल माने जाने वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़े हुए हों, या आप भारत की सबसे बेहतरीन माने जाने वाली आईआईटी के पढ़े हों, अगर आपका जो डिग्री है वो समान है, अगर आपका अनुभव का स्तर समान है, मतलब जो कार्य अनुभव है वो अगर समान है, तो आपको उसी स्तर की ही नौकरी मिलेगी, वेतन समान होगा। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग में अंतर आ सकता है, बहुत थोड़ा बहुत, तो ये भी संभव है कि प्राइवेट वाले को अधिक मिल जाए, आईआईटी वाले को कम मिल जाए। बिल्कुल समान। फिर नौकरी करते हुए आप जैसी अपनी क्षमता, दक्षता, योग्यता, स्मार्टनेस साबित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, उसके आधार पर आपका भविष्य तय होता है, उसके आधार पर आगे की आप गति करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहां पड़ता है? जब आप भारत से निकलते हैं और विकसित देशों में पहुंचकर वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट वाले ने भी आकर के वही उच्च शिक्षा प्राप्त करी जो आपने प्राप्त करी, तो फिर मामला वही हो गया। लेकिन केवल आप आईआईटी के हैं, केवल आप आईआईएम के हैं, केवल आप आईआईएससी के हैं, केवल आप जेएनयू के हैं, केवल आप इसके हैं, उसके हैं, उससे आप महान नहीं बन जाते हैं। उस आधार पर आपकी योग्यता का मूल्यांकन नहीं होता है। योग्य हैं तो ही योग्य हैं। ये नहीं कि किसी तुम्हारा बाप क्या है, माँ क्या है, चाचा क्या है, मामा क्या है, ताऊ क्या है ना, उसके आधार पर योग्यता नहीं तय होती है। उसके आधार पर आपकी अपनी स्थिति नहीं तय की जाती है। आपका मूल्यांकन वैसा ही होता है जैसे आप हैं। कहीं से भी डिग्री ली हो आपने, वैसे ही आपको अंग्रेजी भाषा आती है या नहीं आती है, इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ इसलिए होता है, जो अंग्रेजी भाषी देश हैं वहां पर अंग्रेजी का मतलब सिर्फ इसलिए होता है कि जब आप इस देश में आए और यहां आप रहें, तो आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि आप आपस में संवाद कर सकें और आप एक यहां के समाज में अपने आप को बिना कुंठा के फिट कर सकें। आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप किसी से बात करने के लिए शर्माए नहीं। मैं यहां पर यहां के जो यहां के हिसाब से जिनको हम गांव कहते हैं, वैसे तो यहां के गांव भी भारत के जो मेट्रो सिटीज हैं उनसे बेहतर सुविधाएं रखते हैं, लेकिन उनको गांव नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहां के हिसाब से जिनको गांव कहते हैं, मैं उन गांव भी जाता हूं, बहुत बार गया हूं। परिवार के फार्म हाउसेस हैं, परिवार के बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद वहां जाकर के रहते हैं या शौकिया जाकर रहते हैं, तो आना जाना होता रहा है। सभी प्रकार के लोगों से मिलना जुलना रहा है। पैदल चलने का, साइकिल चलाने का शौक है तो वो सब भी होता रहता है। आज तक कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि किसी ने मेरा अपमान किया हो या किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई हो या किसी ने मुझे केवल अंग्रेजी भाषा के आधार पर मुझे अपने से कमतर माना हो, दोयम माना हो। जबकि मैं जो अंग्रेजी बोलता हूं तो वो वही जो भाई मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं और बहुत ही रद्दी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं,
जहाँ पर हाई स्कूल इंटर में बहुत कम बच्चे पास हुए थे और 200 बच्चे एक एक क्लास में इनरोल्ड थे, आते हुए ना आते हों, इनरोल्ड थे। टीचर ही नहीं आते थे, कई विषयों के तो टीचर ही नहीं आते थे, घर बैठे वेतन लेते थे, स्कूल आते थे, क्लास नहीं आते थे, कई तो ऐसे भी थे। तो ऐसे स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष सुरखाव लगे हुए थे। तो जैसी भाषा हमको सिखाई गई या अंदाजे बैठी, जैसे बहुत लंबे समय तक मैं ओशियन पढ़ता रहा, अपने आई बहुत लोग ओशियन बोलते हैं, पॉलिटिशियन बोलते हैं, मैजिशियन बोलते हैं। अभी भारत में बहुत लोगों को एजिया कैसे कहते हैं, एजियन कैसे कहते हैं, ये बोलना नहीं आता है। मैं भी पॉलिटिशियन कहता रहा, मैं भी सोशियल कहता रहा, क्योंकि वो SOCIAL बनता है, तो उसी हिसाब से दिमाग लगाया, सोशियल कहने लगी। यहां पर आके मालूम पड़ा नहीं भाई ये तो गलत हम उच्चारण कर रहे हैं। तो यहां पर खिल्ली नहीं उड़ाई गई, लोगों ने समझने की चेष्टा की कि हम कह क्या रहे हैं, और थोड़े बहुत अंतर से उच्चारण में, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, ऐसी तरीके से इसका उच्चारण होता है कि अगर थोड़ा बहुत झोल हो जाता है तो अर्थ के मायने बदल जाते हैं। आप कहेंगे इमली, उसका अर्थ आम निकलता है, लेकिन फिर भी लोगों ने समझने की चेष्टा की कि हम कहना क्या चाहते हैं। अभी भी मेरे उच्चारण जो है अंग्रेजी के यहां के हिसाब से बहुत साफ नहीं है, क्योंकि मुझे कभी समस्या आई नहीं कि अंग्रेजी का मेरा उच्चारण अगर पुराना भारतीय अंदाज में है, जिसको भारत के हिसाब से असभ्य अंदाज कह सकते हैं, गंवई अंदाज कह सकते हैं, गंवई अमेरिकन अंग्रेजी उच्चारण अंदाज है, तो मुझे कोई अपमान हो रहा है मेरा, या तिरस्कार हो रहा है, मुझे दोयम माना जा रहा है, मुझे कमतर माना जा रहा है, तो मैं उसके पीछे पढ़ूं सीखने के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने प्रयास भी नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे घर में कोविड के पहले तक कभी कभी तो 15-15, 10-10 मित्र आते थे, अलग अलग देशों के, अलग अलग उसके साथ बैठ के हम लोग, मैं भारतीय खाना पकाता था, सब बैठे खाते थे, कोई मिर्च वाला तो कोई बिना मिर्च वाला, तो कोई मिर्च और बिना मिर्च को मिला करके, ताकि दोनों का स्वाद ले सके। इस तरह का कभी भाषा समस्या ही नहीं आई। आदि के साथ जब जंगल पहाड़ स्कूल उसके साथ जाता था, जंगल पहाड़ यहाँ पे कैनबरा में एक स्कूल चलता है जिसमें अभिभावक भी बच्चों के साथ जाते हैं स्कूल में, और जंगल में रहते हैं, उसका कोई भवन वगैरह नहीं है, तो वहां पर जाता था। तो वहां पर अब चूंकि कैनबरा है, राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर कंकड़ फेंकिए तो जिस पर गिरता है वही नौकरशाह निकलता है राष्ट्रीय स्तर का। तो वहां पर जितने भी लोग आते थे, 90% लोग ऑस्ट्रेलिया सरकार को चलाने वाले होते थे, बड़े बड़े अधिकारी। अगर भारत से तुलना करें तो शायद ही उनमें से कोई ऐसा हो जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है भारत सरकार में, उससे नीचे का अधिकारी वहां मतलब हो, या बहुत नीचे हुआ तो डायरेक्टर मान सकते हैं, बस इससे नीचे कोई अधिकारी नहीं। तो वो आते थे वहां पे, पत्नियां आती थी, जो महिलाएं आती थी वो भी अधिकारी। तो अब उनके बच्चे और मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी है तो अपने यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, उनके ही समकक्ष और उनसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बावजूद मैं पुरानी भारतीय शैली से के अंदाज में या गंवई अंदाज में अंग्रेजी बोलता था, जैसी मुझे आती है, जैसा मेरा उच्चारण है। कभी किसी ने कोई मजाक, तिरस्कार करने की कोई चेष्टा नहीं की, उल्टे वो समझने की चेष्टा करते थे कि मैं करता क्या हूं, मेरे विचार क्या हैं। उल्टे वो ये कहते थे कि ऐसा बहुत कुछ है दुनिया में जो उन्हें नहीं पता है, सीखने की आवश्यकता है। भाषा कहां आई? भाषा नहीं आई। उल्टा, जैसे मान लीजिए कभी कोई शब्द है उनकी समझ में नहीं आया तो वो 10 बार पूछ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। ज्यादा समस्या हुई तो मैं अंग्रेजी में बोल देता था कि भाई देखिए ये इसको बनता है, तो वो फिर बोलते थे ऐसा है,
तो अरे, अब इसमें भी एक समस्या ही आती है। आप न्यूजीलैंड जाएं तो उसी चीज का उच्चारण उनका अलग है, ऑस्ट्रेलिया जाएं तो उसी चीज का उच्चारण अलग है, इंग्लैंड जाएं तो उच्चारण अलग है, अमेरिका जाएं तो अलग है, कनाडा जाएं तो थोड़ा सा अंतर। तो इतने प्रकार के उच्चारण हो गए। और तो और किसी देश में जेड लिखते हैं तो किसी देश में उसी को यस लिखते हैं, कहीं पर सेंटर को TER लिखते हैं तो कहीं सेंटर को में TRE लिखते हैं। इतना फर्क है। अब हमारे जो मित्र हैं यहां पर, उनमें से कोई स्पेनिश है, कोई ये है, कोई वो है, कोई बहुत तो ऐसे यहां पर लोग हैं जिनको अंग्रेजी आती ही नहीं है। उनसे आप अंग्रेजी में बात करिए, बिल्कुल ऊपर से गुजरता है। बहुत सम्मान से रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, योग्यता है, ठसक के साथ में रह रहे हैं। योग्यता महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी भाषा या दुनिया की कोई भाषा बोलने आना, पढ़ने आना, लिखने आना, यह योग्यता का मानदंड नहीं है। हां, यदि आप उस भाषा को कहीं पढ़ा रहे हैं, भाषा का शिक्षण का काम कर रहे हैं, तब वो उसमें योग्यता देखा जाएगा आपका। लेकिन शिक्षण के अलावा हर जगह आप भाषा योग्यता का मानदंड है, कतई नहीं। तो सबसे पहले अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, योग्यता महत्वपूर्ण है, भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं दुनिया की कई अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में लिखता रहा हूं। अभी भी मैंने पिछले कुछ समय से अपना लेखन थोड़ा सा कम कर दिया है, अब फिर शुरू करने वाला हूं। कभी भी कहीं भी समस्या नहीं आई। क्यों? लोगों को कंटेंट से मतलब है, लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं। मेरे पास एक से एक के विद्वान लोगों के आर्टिकल्स आते हैं प्रकाशन के लिए। अगर अंग्रेजी की गलतियां ढूंढने बैठ जाया जाए तो ढेरों गलतियां निकलेंगी। लेकिन पढ़ने वाला कंटेंट देखता है, प्रकाशित करने वाला कंटेंट देखता है, लिखने वाला कंटेंट देखता है। तो फिर बात आ गई भाई योग्यता की। योग्यता क्या है? कंटेंट। भाषा तो अपने हिसाब से आप जोड़ तोड़ सकते हैं, भाषा की आप शैली बदल सकते हैं। और बहुत बार ईर्ष्या, द्वेष या बहुत ऐसे लोग भी होते हैं समाज में, विशेषकर अपने भारतीय समाज में, कि जो हमेशा नंबर देने को बैठे रहते हैं। आप उनसे कुछ कहिए, तुरंत नंबर देने बैठ जाएंगे। मैंने किताब लिखी तो अपने कई मित्रों को भेजी, तो उनमें से कुछ एक मित्र ऐसे थे जिन्होंने बताया ये कंटेंट पर उन्होंने बात नहीं की। जैसे मतलब बहुत बार तो लोग जैसे नंबर देने के लिए बैठे रहते हैं। अरे भाई, हमने पूछा आपसे क्या कि नंबर दीजिए? नहीं ना, कंटेंट पर बात कीजिए भाई। जरूरी है कि हर आदमी किसी यूनिवर्सिटी में हिंदी का प्रोफेसर ही है और वो अपने छात्रों को पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण की ही किताब लिख रहा है? अरे भाई, दुनिया में बहुतेरे ऐसे मसले हैं जिन पर आप किताब लिख सकते हैं। तो क्या केवल जो हिंदी का प्रकांड विद्वान होगा या अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान होगा या जो भाषा का प्रकांड विद्वान होगा, जो व्याकरण के प्रकांड विद्वान होगा, वही लिख सकता है? अरे कोई भी लिख सकता है भाई। जिसको मुद्दे की समझ हो वो लिख सकता है, उसको अधिकार है लिखने का। मतलब यह है कि जिसको भाषा की, व्याकरण की समझ ना हो, वो अपनी बात आगे नहीं बढ़ाए, केवल व्याकरण की बात बढ़ेगी आगे। और कभी कभी ईर्ष्या वाली बात होती है, वो कैसे ऐसा कर सकता है? तो लोग डिमोरलाइज करते हैं। फिर आपको, अगर आप कमजोर हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। अगर आपके फंडे क्लियर हैं तो आप ठेंगे पर रख देते हैं। ऐसे ही एक हमारे मित्र थे, उनसे मेरी कई सालों से बातचीत नहीं हुआ। मेरा मना करना ही उनके अहंकार को चोट कर गया।
अब वो ये बता रहे हैं मुझे कि मेरी किताब जो है उस पे अगर हम पन्ने कम गुणवत्ता के रख दें, ये कर दें, वो कर दें, बाइंडिंग थोड़ी कमजोर कर दें, ऐसा कर दें, तो उसकी हम मूल्य घटा सकते हैं। अब देखिए, हमने किताब भेजी उनके पास किस चीज के लिए कि भाई आप कंटेंट पढ़ के बताएं कैसा लगा आपको। वो बता क्या रहे हैं कि भाई इसका खिड़की आपने थोड़ी गोल रखी है, चौकोर कर दें इसका। अरे भाई, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि जब आप फ्रिज लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, तो मैंने कहा कभी आपने कहा कि भाई आपकी लागत तो 1 लाख रुपए की है, आपकी कार की कीमत 1 करोड़ कैसे? टीवी की लागत तो 5,000 रुपए की है, 1 लाख रुपए कैसे? कभी सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि भाई आपका एसी की लागत तो इतने हजार रुपए है, आप 80,000 ले रहे हैं, 70,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, ये क्यों? मोबाइल की लागत 500 रुपया है, आप 50,000 ले रहे हैं, ये क्यों? कभी सवाल नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि वो अहंकार का मुद्दा होता है, गर्व का मुद्दा होता है, दूसरों से श्रेष्ठ दिखने का मुद्दा होता है कि भाई मैंने 5 लाख की मैं टीवी में देखता हूं, अब 50,000 की टीवी वाला मेरे से छोटा आदमी है, 5 लाख की टीवी वाला मैं बड़ा आदमी हूं। जो आदमी 10,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो छोटा आदमी है, और मैं चूंकि 1 लाख का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं तो बड़ा आदमी हूं। वहां पर ये फंडा काम करता है, वहां सवाल नहीं पूछे। वहां तो और 2 लाख वही मोबाइल होगा, वही कंपनी होगी, उससे रद्दी वाला भी कोई अगर मॉडल आएगा तो उसकी कीमत अगर 2 लाख 1 लाख के बजाय 2 लाख कर देंगे तो भी दौड़ जाकर खरीदते हैं। क्यों? उनको मॉडल से मतलब नहीं है, उनको ये दिखाने से मतलब है, क्योंकि पैसा है तो ये दिखाना है कि हाँ आप श्रेष्ठ हैं, दूसरों से बेहतर हैं। अरे पैसा है तो सुविधा है तो आपके अपने लिए है ना। इसको इस तरह से देखना कब शुरू करेंगे कि भाई मेरे पास कार है, जो कार में मुझे आराम मिलता है, मेरे पास वो कार है। अब उसकी कीमत 50,000 हो या उसकी कीमत 50 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप के समाज में मैंने यही खासियत देखी है, यहां पर व्यक्ति अपने आधार पर निर्णय लेता है, दूसरों को दिखाने के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। अगर किसी व्यक्ति को जो चाहिए वो 50,000 की कार में मिल जाता है तो वो 50,000 की कार खरीदता है, भले ही उसके पास 2 करोड़ रुपया पड़ा हो और वो 50 लाख की कार खरीद सकता है। क्योंकि यहां पर आपके पास 50 लाख की कार है या 50,000 की कार है, इस आधार पर आपका व्यक्तित्व का मूल्यांकन या आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं होता है। इस आधार पर आपको छोटा बड़ा नहीं माना जाता। लेकिन हां, यहां के समाज में अगर आप भारतीय समाज, जहां भारतीय रहते हैं वहां पहुंच जाइए, जहां चीनी रहते हैं वहां पहुंच जाइए, तो वहां पर यही मानसिकता मिलेगी। वो वही अपने समाज की मानसिकता लेकर के यहां आए हैं। भाई व्यक्ति है, कैसे बदलेगा अपने आप को, थोड़ा ढोंग कर लेंगे यहां के हिसाब से, लेकिन अंदर तो वही रहता है ना मामला, तो वो ऐसे मिल जाता है। लेकिन जो यहां के लोग हैं उनमें कतई आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कतई मूल्यांकन नहीं होता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। इस आधार पर यहां व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता है। आप कैसे हैं इस आधार पर होता है। वैसे ही भाषा है, भाषा एक एसेट है और कुछ नहीं। आप बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और बहुत धूर्त इंसान हो सकते हैं। आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती और आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो क्या मूल्यांकन करेंगे आप? धूर्तता का मूल्यांकन, अच्छाई का मूल्यांकन भाषा के आधार पर करेंगे आप। ऐसे समाज में अपने बहुत लोग मिल जाएंगे जो बच्चों को छोटे से ही दे अंग्रेजी दे अंग्रेजी दे अंग्रेजी, इसके लिए पूरा ढोंग कर देते हैं। घर परिवार में सब बच्चों के उनको लगता है ऐसे कि अंग्रेजी अगर हमारा बच्चा जान लेगा तो कोई तोप मार लेगा जीवन में। अरे कोई तोप नहीं मारेगा, उल्टा कुंठित कर रहे हैं उसको आप। उल्टा आप उसके भीतर, उसके अंदर
जाने अनजाने जहर बो रहे हैं कि जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो मूर्ख है, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। और ये जो अहंकार है, इसको आपको लगता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास आया हुआ है। ये आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास तो तब होगा जब वो भयंकर रूप से अंग्रेजी बोलने वालों के बीच जाएगा और वहां अपने आप को फिर देखेगा। फिर वहां पे उसका कॉन्फिडेंस लूज करेगा, क्योंकि उसको अंग्रेजी के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा होता है। आपने तो पूरे उसके बचपन से ही व्यक्तित्व का पूरा देखने का नजरिया ही अंग्रेजी और गैर अंग्रेजी कर दिया। बहुत लोग, मतलब अभी क्या है, मेरे अपने जो घर परिवार के लोग हैं, मेरे अपने जो गांव घर के लोग हैं, मेरे अपने जो मित्र मंडली है, मेरे अपने जो रिश्तेदार हैं, या मेरे साथ जो मतलब जो भी वो है सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई फेस टू फेस, उनमें से अपवाद छोड़ करके अधिकतर लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। कहते नहीं हैं लेकिन मूर्ख समझते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी पर लिखता हूं, हिंदी में बात करता हूं, इसलिए। एक से कूड़ा कूड़ा लोगों का नाम कोट करते हैं वो, जिनको उस विषय की समझ तक नहीं होती है, और जिन विषयों में मुझे आज नहीं जमाने से बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोहा माना जाता है, उन विषयों पर भी ऐसी मेरी थुक्का फजीती करते हैं, ऐसा मतलब अपमानित करते हैं, कुछ कहने को नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं कि बहुत बदतमीजी के स्तर पर उतर कर करते हैं ऐसा। ये इसलिए नहीं है कि वो उनको पता है कि उस विषय की बहुत समझ है तो वो मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ ही होती तो क्या कहना है ना, वो वही मामला आता है। कुछ ईर्ष्या वाला मामला, बहुत लोग साथ तो ईर्ष्या का मामला होता है, और बहुत बहुत लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जैसे उन्होंने दिमाग में अपने सेट कर लिया कि आपको अयोग्य मानना है, आप हो कुछ भी, योग्य हो अयोग्य, उन्होंने सेट कर लिया अपने अंदर, किसी भी भाव के कारण सेट कर लिया। वो भाव ईर्ष्या हो सकता है, द्वेष हो सकता है, या और भी चीजें हो सकती हैं। सेट कर लिया तो फिर वो उसी को साबित करते रहते हैं। उसके लिए उन्हें जो करना पड़े। बेसिक ईमानदारी नहीं है ना आदमी के अंदर। उसी तरह अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के लिए है, लोगों ने सेट कर लिया है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है, अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाना है, दूसरे को अपने से कमतर मानना है। तो क्या है कि वो फिर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता है। मेरा अपना एक भाई था, बहुत पहले की बात है, उसकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया नहीं, बहुत अच्छे स्कूल का पढ़ा, लेकिन अंग्रेजी उसकी आज तक बढ़िया नहीं है उसकी। लेकिन क्या है, आप उससे बात करो, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द घुसेड़ता है, उसकी पत्नी घुसेड़ती है, और दोनों को अंग्रेजी नहीं आती है। सामने वाला डर जाता है। मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार हैं, बड़े अधिकारी, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती है, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, अंग्रेजी कहां से आएगी। लेकिन क्या है, और उनकी पत्नी भी ऐसे, मतलब वो जो गेस्ट पेपर पढ़ के नकल वकल मार करके उन्होंने उसमें पढ़ाई स्नातक वगैरह कर रखा है। तो अब वो दोनों जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जहां जरूरत नहीं भी वहां भी अंग्रेजी घुसेड़ते रहते हैं। अंग्रेजी आती दोनों में से किसी को नहीं है, घुसेड़ते रहते हैं अंग्रेजी। अब क्या सभी इस तरह की हैं, तो भाई तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाता हूं, चल रहा है कार्यक्रम। अभी उन लोगों से इतना कह दो कि किसी भी एक भाषा में, हिंदी हो अंग्रेजी हो, किसी भी एक भाषा में 10 पेज का, 15 पेज का, 20 पेज का, 30 पेज का एक कसा हुआ, गठा हुआ, व्यवस्थित आप लेख लिख दीजिए, नहीं लिख पाएंगे। आप उनसे यह कहिए कि आप आधा घंटा, 1 घंटा के लिए किसी एक विषय पर बोल लीजिए, नहीं बोल पाएंगे। ये असलियत है अपने समाज की। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं, बहुत कई हमारे मित्र ऐसे हैं जो बड़े नौकरशाह हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंग्रेजी में हैं कि हिंदी में हैं। सामने वाला अंग्रेजी में बात करता है तो अंग्रेजी में बात कर लेते हैं वो, सामने वाला हिंदी में बात करता है तो हिंदी में बात कर लेते हैं वो, उसमें घुसेड़ते नहीं है कुछ, और सहजता पूर्वक। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम और आपके बीच में जब चर्चा कर रहे होते हैं तो उसमें कई शब्द याद नहीं आते हैं, स्ट्राइक नहीं करते हैं,
वो हिंदी अंग्रेजी गड्डमड सी रहती है या उर्दू गड्डमड सी रहती है, जो भी है। तो भाई जो भी शब्द है, जो भी दोनों जो बैठे हुए हैं, वो जो शब्द समझ सकें, जो आसानी से निकल सके, उसको डाल दीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? क्या फर्क पड़ता है? उसी को हिंदी मान लीजिए, उसी को अंग्रेजी मान लीजिए। तो इतनी लंबी बातचीत है, काफी दाएं बाएं भी हुए हैं, सब कुछ है। वो तो आप जानते हैं मेरा अपना अंदाज है बातचीत करने का, कि मैं एक जैसे क्लासरूम की तरह बातचीत नहीं करता हूं कि मैं प्रवचन झाड़ रहा हूं, सुन रहे हैं। तो एक मित्रवत बातचीत होती है, तो उसमें क्या है, जैसे चर्चा कर रहे होते हैं तो बहुत चीजें यहां से वहां वहां ऐसे आती हैं। और ऐसा भी नहीं कि मुझे अपनी बात रखने को कुछ पैसा मिलता है, तो मैं तो मित्रवत सहजता से बात करता हूं। तो लब्बो लुआब यह है कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, यदि आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, यदि आपके बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती है, बोलना नहीं आती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसको जिस भाषा के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करने में सुविधा होती है, उसको उस भाषा से अपनी बात को प्रस्तुत करने दीजिए। यदि वो वास्तव में योग्य होगा तो दुनिया उसकी योग्यता को देखेगी। किस भाषा में अपने आप को प्रस्तुत करता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। गूंगे लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में नहीं पहुंचते हैं क्या? वो तो कोई भाषा नहीं बोलते हैं। जो लोग मूक बधिर होते हैं वो भी तो पहुंचते हैं ना अच्छी पोजीशंस पर। वहां क्या मायने रखता है? योग्यता। योग्यता मुख्य बात है, बाकी सारी बातें दोयम हैं। बहुत ऐसे सर्विस सेक्टर्स हैं, बहुत ऐसी नौकरियां हैं जहां पर कम्युनिकेशन एक चीज होती है। यहां पे आपको बातचीत करना होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो वहां पर वो भाषा मायने रखती है जिस भाषा के लोगों के बीच आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भाषा मायने रखती है। तो वहां पर भाषा मतलब रखती है। दूसरा एक नुक्ता यह भी है कि बहुत देखिए, जब आप भारत में किसी से बात करते हैं तो चूंकि भारतीय समाज की अपनी एक कंडीशनिंग है, तो उसके आधार पर आप शब्दों का चयन करते हैं और बात रखते हैं। उसी तरह से जब आप विदेश पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत समस्याएं आती हैं। वो भाषा की समस्या नहीं होती है, वो कंडीशनिंग को प्रेजेंट करने की समस्या होती है। जैसे मुझे समझने में कई वर्ष लग गए। मैं अंग्रेजी में बात रखता था, अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी लिखता था, अंग्रेजी पढ़ता था, यहां पर सही लिखता था, सही बोलता था, लेकिन फिर भी चूंकि यहां का एक अपना एक, मैंने कहा नहीं कि सबके अपने कुछ अलग वर्जन हैं, तो यहां के वर्जन हो गए वो। तो यहां उन्हीं शब्दों का, उसी आपका बॉडी लैंग्वेज का भारत में मतलब कुछ और, यहां मतलब कुछ और। तो उसको समझना पड़ता है, और वो किसी के लिए भी लागू होता है। मैंने आज तक, अब मुझे मतलब भाई हमारे अब साड़ू लोग फ्रांस के हैं और सरहद जापान से हैं, कई और देशों का सब मिला जुला स्वरूप है। मैंने आज तक कभी किसी को ये महसूस नहीं किया कि भाषा कोई मतलब वो है, कोई मानदंड है। हमारे साड़ू साहब हैं, सगे साड़ू हैं, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर काम करते हैं। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन काम करते हैं वो। उनका जो उच्चारण है वो अंग्रेजों जैसा नहीं है, लेकिन बढ़िया से काम करते हैं। अंग्रेजी देश में रहते हैं, अंग्रेजी देश की बड़ी कंपनी में काम करते हैं, बड़े पद पर काम करते हैं, आराम से। भाषा केवल संवाद का माध्यम है, योग्यता का मानदंड नहीं है।